मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। सुबह सुबह एक विदेश मंत्रालय और विदेश मामलों को कवर करने वाले एक वरिष्ठ संवाददाता का ट्वीट आया और उसके साथ उन्होंने ट्विटर अकाउंट का डिटेल लगाया। ये अमेरिकन व्हाइट हाउस के बारे में था, जो राष्ट्रपति भवन है, और जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर का दफ्तर होता है वैसे ही उसकी मान्यता है, और वो एक बहुत शक्तिशाली केंद्र है दुनिया का राजनीति का। तो उनका एक ट्विटर अकाउंट है। उस ट्विटर अकाउंट के जरिए जो माना जाता है कि जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं ट्रंप साहब, उनका ट्विटर अकाउंट है, जो भी होता है उस सीट पर उनका होता है। तो उसने अचानक भारत के प्रधानमंत्री का अकाउंट, उनके दफ्तर का अकाउंट और हमारे राष्ट्रपति के दफ्तर का अकाउंट, ये 3 अकाउंट को उन्होंने अनफॉलो कर दिया। यानी उसके पहले वो उनको फॉलो कर रहे थे, अब उन्होंने उनको अनफॉलो कर दिया। ये एक साधारण बात नहीं है, ये एक असाधारण बात है और असामान्य बात है। इसलिए भी कि हमारे देश में ये लगातार ड्रम पीटा जा रहा है, और उसकी वजह है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, एक वो विश्व नेता हो गए हैं, तो उनके दुनिया के जो ताकतवर नेतागण हैं, जैसे राष्ट्रपति पुतिन हैं, राष्ट्रपति ट्रंप हैं, और फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, वो जर्मनी की चांसलर हैं, इन सबसे दोस्ताना संबंध है। खासकर ट्रंप साहब से अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, उनके साथ तो बताया जाता है कि कहा जाता है, प्रचार किया जाता है कि तू तड़ाक के संबंध है। इसके पहले जो ओबामा साहब थे, उनके साथ भी यही कहा जाता था। ऐसे वक्त में जब ये सब कहा जा रहा हो, और इसके पहले क्या घटा है कि फरवरी में बाकायदा एक उनके लिए रैली हुई। वो उनको चुनाव लड़ना है अमेरिका में इस साल, लेकिन उनकी रैली अमेरिका में तो एक हुई ही थी, एक रैली उनकी अहमदाबाद में हुई, जिसमें लाखों लोग उनको जिंदाबाद कर रहे थे, फूल माला दिखा रहे थे, फूल फेंक रहे थे वगैरह वगैरह। और ट्रंप साहब की भारी रैली हुई, जिसका भारी उन्होंने ट्वीट भी अपने यहाँ किया कि लाखों लोग खड़े हैं मेरे इंतजार में अहमदाबाद में। अपनी पॉपुलरिटी उन्होंने बताई, वो अपने को विश्व लीडर बता रहे थे, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। तो ऐसे समय में उनके कार्यालय द्वारा ऐसा किया जाना, और इसके ठीक एक दिन पहले क्या घटा है जरा उसको जान लीजिए। अमेरिका के सदन की, जो वहाँ की संसद है, उसके जो दोनों सदन है, उससे बनाई हुई एक संस्था है जो दुनिया भर के देशों के धार्मिक मामलों का, कि वो अपने देश में धर्म के आधार पर किसी माइनॉरिटी के साथ या किसी कम हिस्से के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, लोगों के रिलीजियस फ्रीडम के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए उनके यहाँ एक संस्था बनी हुई है। वो शॉर्ट फॉर्म में USCIRF है, और डिटेल्ड में यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, इस नाम की एक संस्था है, और इसको टोनी परकिंस जो है वो चेयर करते हैं इस समय। तो ये संसद की उनकी संस्था है। ये संस्था लगातार भारत पर कड़ी टिप्पणियां इधर 2-3 सालों से कर रही थी। भारत सरकार उसका खंडन करती रहती थी, लेकिन अभी उसने जो काम किया है वो बहुत खतरनाक है। उसने भारत को एक ऐसी श्रेणी में डाल दिया है जिसमें उत्तर कोरिया जैसे देश हैं, पाकिस्तान है, चीन है, ये सब देश हैं जिनको वो ये मानता है कि वो अपने देश में जो धार्मिक माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं और मानवीय व्यवहार नहीं करते, और इन पर नज़र रखने की ज़रूरत है, इन पर रोक लगाने की ज़रूरत है, इन पर सैंक्शन जैसे वो लगाते हैं दुनिया के देशों पर, वो सब लगाने की ज़रूरत है, वगैरह वगैरह। ये एक बड़ी गंभीर बात है। 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तब भी ऐसा हुआ था, और आखिर में उनके सरकार के तब ईसाइयों के खिलाफ 2-3 जगहों से, गुजरात में दांग में दंगे हुए थे और जगह हुए थे, और उसको लेकर चूंकि दुनिया में ईसाई सबसे बड़ा धर्म है, और ये पश्चिम के ज़्यादातर देश ईसाई धर्म के धर्मावलंबियों के ज़्यादा लोग वहाँ रहते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा डायस्पोरा है दुनिया का, बहुत उनका प्रभाव है नीतियों पर और तमाम चीज़ों पर वो असर डाल सकते हैं। तो हल्ला मच गया था, और उस समय हम इंगित हुए थे। लेकिन इस बार हम एक दूसरी माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी के साथ दुर्व्यवहार के मामले में इंगित किए गए हैं। हमारे यहाँ जैसी उम्मीद थी, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने इसका कड़ा प्रतिवाद किया है,
और उन्होंने कहा है कि हम इस संस्था के बारे में हमेशा ही हमने भी इनको वाच पे रख रखा है, लेकिन हम उनको वाच पे रखकर उनका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम अमेरिका पर सैंक्शन लगा के कोई चीज इंप्लीमेंट करने की हालत में नहीं है। लेकिन अमेरिका अगर सैंक्शन लगाता है या कोई फैसला लेता है तो उसका भारत पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए भी कि भारत ये बहुत समय से प्रयास कर रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने जो रिश्ते हैं उनमें वो फर्क लाए और भारत की ओर हो जाए और पाकिस्तान के खिलाफ हो जाए। अमेरिका थोड़ा बहुत उसने अपना वहां हील हवाल दिखाया है, लेकिन जब भी जरूरत पड़ती है वो पाकिस्तान के काम आता रहता है। वो पाकिस्तान को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि अफगानिस्तान का ऐसा मसला है और ईरान का ऐसा मसला है जिससे पाकिस्तान बॉर्डर पर है। इसलिए वो पाकिस्तान में जो उसका पुराना इन्वेस्टमेंट है वहाँ की आर्मी में और वहाँ की राजनीति में, वो उसको एकदम से नहीं छोड़ता। अभी कोरोना के मामले में उसने उसकी आर्थिक मदद की है भारत के देखते रहने के बावजूद। इस सिलसिले में हमने 3 विशेषज्ञों से बात की। एक अमेरिका में रहने वाली एक पत्रकार है, हम लोग के कार्यक्रम में आती रहती हैं, विजय लक्ष्मी नाडार, उनसे बात की है, वो अभी आप देखेंगे। फिर हमने एक हमारे भारत सरकार में रासायनिक हथियारों के मामले में भारत का लंबे समय तक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रतिनिधित्व कर चुके रिटायर्ड आईएएस अधिकारी राजू शर्मा जी से बात की। और तीसरे हमने मानवाधिकार संगठनों के लिए काम करने वाले और रिसर्च करने वाले हांगकांग में स्थापित समर अनारिया से बात की, जिनको इन संगठनों का और मानवाधिकार मामलों का बहुत ज्ञान है। उन तीनों की बातचीत आप इस कार्यक्रम में सुनिए और जानिए कि दरअसल ये मामला क्या है और देश के लिए कितना गंभीर है। तो विजय लक्ष्मी जी, सबसे पहले पूछते हैं आपसे जरा सा, ये USCIRF का क्या मामला हो गया है एकाएक? वैसे तो USCIRF लगातार ही इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहा था, हमारे यहाँ चिप्स के मामले में जो भी रोल है गवर्नमेंट का वो उसको हमेशा रडार पे उसने ले रखा था। लेकिन जिस लेवल पे अब चला गया है, ये तो 2004 के बाद पहली बार है कि उसने एकदम हमको ब्रैकेट कर दिया नॉर्थ कोरिया, चाइना और पाकिस्तान के साथ। ऐसे 14 कंट्रीज हैं दुनिया में। जरा टफ टॉक, और इसका रिपरकशन भी दिख रहा है कि व्हाइट हाउस ने आज सुबह सुबह एक NDTV के फॉरेन इश्यूज के करस्पॉन्डेंट रिपोर्टर हैं, उन्होंने अभी ट्वीट किया है कि व्हाइट हाउस ने अपना जो उनका जो ट्विटर अकाउंट है उसमें जो इंडियन पीएम को, इंडियन प्रेसिडेंट को और इंडियन पीएमओ को फॉलो वो करते थे, उसको उन्होंने विड्रॉ कर लिया, फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये जरा कुछ समझ से थोड़ी बड़ी बात है। हालांकि जैसा रिश्ता हमारे मोदी जी का और ट्रंप साहब का है एज ए चैंपियन, और उससे नहीं लगता, लेकिन ट्रंप साहब बीच बीच में अलग तरह से एक्ट करते रहते हैं। जैसे उन्होंने क्लोरोक्वीन के सवाल पे एक दिन घुड़की दे दी थी, हालांकि बाद में इंडिया की ओर से तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, तो वो बात आगे नहीं फ्लेयर अप हुई। लेकिन कुछ तो है, क्या इस पर कुछ आप कहना चाहें? जी। मुझे ऐसे लगता है कि ये हमें हैरानी क्यों हो रही है, ये तो होना ही था। एंड ट्रम्प इज नोबडीज फ्रेंड, अगर मोदी वो कहना चाह रहे थे बिकॉज ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ अ पावरफुल कंट्री, मोदी जी कहना चाह रहे थे कि ही इज अ गुड फ्रेंड, हमारे रिलेशन अच्छा है, रिलेशन हमेशा अच्छे थे, लेकिन ट्रम्प इज नोबडीज फ्रेंड। वो खुद एक एरोगेंट, बड़े एरोगेंट इंसान है। और जब अपने उनका एक ही इंटरेस्ट है फिलहाल मोदी से कि इंडियन वोटर्स जो हैं या जो ट्रेडिशनली डेमोक्रेट्स को वोट करते हैं उनका वोट शायद हमें मिल जाए, बस वही उनका एकमात्र इंटरेस्ट है। बाकी बिजनेस वाइज कैन पुट प्रेशर ऑन इंडिया एनी टाइम, आई फील। तो ये तो होना ही था। ये तो मैं तो कह रही हूँ कि ये 5 साल लेट हुआ, ये तो पहले 2 साल में ही हो जाना चाहिए था। अच्छा अच्छा, ये बड़ी बात है। No, I feel it is very unfortunate कि हमारा जो देश है वो इस क्रिटिकल स्टेज से गुजर रहा है। किसी भी देश में, हमारे ही देश में क्यों, किसी भी देश में इस तरह का इंटॉलरेंस नहीं होना चाहिए। जिस तरीके का हम कम्युनल डिस्पैरिटी देख रहे हैं अभी फिलहाल इंडिया में, ये बिल्कुल किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। और हमारा देश इतना स्पिरिचुअल
पीसफुल टॉलरेंट देश है। हमारे जैसे देश में लिंचिंग होना, कम्युनल इतना डिसहार्मनी होना, कोविड-19 जैसे जब महामारी के वक्त भी हम कम्युनलाइजेशन से बाहर नहीं निकले, हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस क्रश हो चुके हैं। तो इसमें इंटरनेशनल सपोर्ट जब तक नहीं मिलेगा, मुस्लिम्स तो चुप बैठेंगे नहीं, राइट? देर आर मुस्लिम कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड जो इन्फ्लुएंस लगा रहे हैं यूएसए पे। यहाँ के लोकल खुद मुस्लिम्स पिछले 3-4 साल से लगातार प्रेशराइज कर रहे हैं। तो ये तो होना ही था। इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि कब होना था। बट आई एम ऑल्सो सरप्राइज कि ये टाइमिंग बड़ा ऑड है। या तो ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि नंबर ऑफ वोट्स मेरा ख्याल है कि मुस्लिम्स के तुलनात्मक रूप में ज्यादा होंगे और बिकॉज ऑफ कंट्रीज ज्यादा है, क्या है इसका रेशियो क्या है? नहीं, आई वुडंट से दैट। हिंदूज का पॉपुलेशन डेफिनेटली यूएसए में ज्यादा है मुस्लिम से, सारे कंट्रीज को मिलाकर भी यूएसए का। लेकिन वो लोग इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस में हैं। ऐसा नहीं कि उनको इग्नोर किया जा सकता है। उनका भी सब्सटैंशियल वोट है, राइट? हाँ, अबाउट 15-20% तो उनकी भी वोट्स हैं। तो हाउ कैन यू इग्नोर अमंग द इमिग्रेंट पॉपुलेशन 15-20% तो उनका भी होगा। तो इतने बड़े तबके को तुम कैसे इग्नोर करोगे? इट्स नॉट पॉसिबल। और इन एनी केस ट्रम्प, मुझे लगता है कि बीच बीच में तो इंडिया को तो धमकाते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। अभी भी जो हाइड्रोक्लोरोक्विन राइट। सो ऐसा नहीं है कि, और पिछले साल 2019 में कुछ 2 करोड़ वीजास डिक्लाइन कम कर दिए थे, इंडियन वीजास। अभी भी जून महीने में ऑलमोस्ट 2 लाख लोगों, दोनों का 2 लाख इंडियंस के H1B वीजा कैंसिल होने के बहुत चांसेस हैं। वो एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं। एप्पल, अमेज़न, ये कंपनी सारे मिला के इन्होंने अप्रैल 17 को एक लेटर लिखी थी व्हाइट हाउस को कि एक्सटेंशन किया जाए सितंबर 10 तक, पर वो अभी तक एक्सटेंशन आया नहीं है। तो यूएस इज डेफिनेटली वाचिंग इंडिया, इग्नोर नहीं किया जा सकता। यहाँ के जो सेनेटर्स है, डेमोक्रेटिक सेनेटर्स, लगातार आवाज उठाते आए हैं खिलाफ, यूएसए इंडिया के खिलाफ। तो वी कैन नॉट कीप आर्ग्यूइंग कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, दूसरे कंट्रीज नहीं देख सकते और उनको पता ही नहीं हमारे देश में क्या हो रहा है। हमारे देशवासियों को पगलाया जा सकता है, बाहर वाले तो ऐसा नहीं है ना। दे आर वॉचिंग द कंट्री कि क्या हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है इंटरनेशनली है ना, लोगों को रिएक्ट करने इतना टाइम लगा बिकॉज नोबडी एक्सपेक्टेड समथिंग लाइक दिस टू हैपन इन इंडिया। इंडिया जैसे देश में ऐसा कुछ हो रहा है, ये तो यकीन से परे है। तो लोगों को रिएक्ट करने को टाइम लगा और बहुत सारे कंट्रीज के अपने अपने मसले चल रहे हैं, इवन यूएस के अपने मसले चल रहे हैं, इसलिए लेट हुआ है। इनफैक्ट आई फील 2 साल पहले ही हो जाना चाहिए था। सर ये बताइए, ये क्या यूएस CIRF भारत के पीछे पड़ गया लगता है और उसका असर ये दिख रहा है कि व्हाइट हाउस ने अभी हमारे अपने प्रिय मित्र मोदी साहब का अकाउंट, PMO उनके ऑफिस का अकाउंट और हमारे देश के प्रेसिडेंट का अकाउंट, इसको अनफॉलो कर दिया है ट्विटर पे। आज सवेरे से आज तक वगैरह में खबर भी आ गई है। तो ये तो भारत के लिए तो बड़ा ही चिंताजनक है, क्योंकि अमेरिका को ही हम कुल मिला के रिश्ते के नाम पर सारी दुनिया में मार्केट करते हैं। अमेरिका से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। हालांकि वो हमेशा हम पाते हैं कि जब जब अच्छे रिश्ते की बात होती है तब कोई न कोई एक हथियार खरीदने का या कोई चीज का ऑर्डर हम अमेरिका को दे देते हैं और वो उसके लॉलीपॉप में कुछ उनसे बयान ले लेते हैं। ऐसा हम लगातार पा रहे हैं। तो इस रिश्ते की बुनियाद क्या है और ये जो अभी डेवलपमेंट हुआ है, इसको आप कैसे लेते हैं? शीतल जी, ये ट्विटर वाली जो आप खबर बता रहे हैं इसकी तो मुझे जानकारी नहीं है। ट्विटर का हिसाब किताब मैं नहीं रखता हूँ, लेकिन वो जो रिपोर्ट आई है, एनुअल रिपोर्ट, सालाना रिपोर्ट जो कमीशन है यूएस की रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर, वो एक कानून द्वारा वहाँ पे बनी हुई कमीशन है। उसमें जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो प्रेसिडेंट और कांग्रेस और वहाँ की सेनेट करती हैं। और जो खबर मैंने आज पढ़ी उसमें 10 मेंबरान होते हैं। पहले भी इनके कमेंट्स मीडिया में आए जो कि भारत की रिलीजियस फ्रीडम पे, मतलब धार्मिक जो आज़ादी या स्वतंत्रता होनी चाहिए, तो उन्होंने एडवर्स कमेंट्स दिए थे। लेकिन ये सालाना रिपोर्ट है तो थोड़ी लंबी रिपोर्ट है और इसमें 10 मेंबरान में
रिपोर्ट सचमुच बहुत डायरेक्टली अटैक करती है अच्छा। और ये कहती है कि 2019 में जी। बहुत अलार्मिंग शब्द इस्तेमाल करती है। अलार्मिंग का मतलब हुआ कि जिससे एकदम से एक चिंताजनक। चिंताजनक चिंताजनक तरह से अ, ये जो धर्म की आज़ादी की जो पूरी बुनियाद है या उसके जो घटक होते हैं जी। उसमें गिरावट आई है। जी। और उन्होंने वही चीजें मेंशन की हैं जो हम अपने यहाँ के पटल पर अलग अलग तरह से देखते रहे हैं। शुरुआत उसकी आपके पुराने 2014 से जो हो रहा है उससे होती है और ख़ास तौर से वो सीएए पे आती है। वो असम के जो एनआरसी में कितने 30 लाख लोग या 36 लाख या 18 लाख अब तो एक 19 लाख है। जी। हाँ 19 लाख लोग जो अधर में लटके हैं उनकी बात करती है। जी। उसके बाद जो प्रोटेस्ट हुए उसकी बात करती है। प्रोटेस्ट के दमन जो हुए उसकी बात करती है। और उसके बाद दिल्ली में जो राइट्स हुए जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की जान गई हम्म। फरवरी के अंत में उसकी बात करती है। और वो सीधे सीधे भारत सरकार की के कानून, उनकी पॉलिसीज, उनके तरीके, पॉलिटिकल जो मैसेजिंग की जा रही है उसकी काफी जोरदार तरीके से भर्त्सना की। जी। लेकिन उसमें तीन तीन लोग जिसमें एक तिब्बतन है और दो लोग और हैं, उन्होंने इस बात से सहमति अपनी व्यक्त नहीं की कि भारत को जो जिस कैटेगरी में डाल दिया गया है, पर्टिकुलर कंसर्न की देशों की एक कैटेगरी होती है। पर्टिकुलर कंसर्न के मतलब इन पर ये नजरें नजर रखी जाए। जी। नजर रखने वाले देश। और वो जो लिस्ट है उसमें काफी ऐसे देश हैं जिनके साथ नॉर्थ हम कोरिया टाइप, नॉर्थ कोरिया, हम पाकिस्तान। ईरान ईरान कुछ तुर्क में मेरे ख्याल से वो भी है, वियतनाम है। तुर्की भी हो सकता है। हाँ तो उस तरह के 9 देश या 10 देशों की लिस्ट में भारत को उन्होंने खड़ा कर दिया है। जी। तो 3 मेंबरान ने कहा कि भाई अभी वहां खड़ा करने की जरूरत नहीं है। हालांकि तीनों ने चिंता तो जताई है, उन्होंने फैक्ट्स को नहीं नकारा है और तथ्यों पर उन्होंने ये नहीं कहा है कि तथ्य नहीं है। केवल वो ये आशा प्रकट कर रहे हैं कि भाई एक केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। जो लोग विरोध करते हैं सीएए का वो मीडिया में आते हैं और लिखते भी हैं। और अभी लोकतंत्र है, लोगों को अपनी बात कहने की आज़ादी है वगैरह। जी। तो ये सच में एक बहुत कठोर स्टेटमेंट है। जी। और उसमें ये रिकमेंडेशन भी है कि इंडिविजुअल्स मतलब व्यक्तियों के खिलाफ या इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ सैंक्शंस लगाए जाएं। अच्छा। सैंक्शंस हो सकते हैं कि भाई उनको धन का आवंटन ना हो या उनके ट्रैवल पे रोक हो। इस तरह की बात भी उसमें की गई है। तो इस ऐसी स्थिति में अगर ये रवैया बरकरार रहा और मैं नहीं देखता कि किस तरह से इस रवैये से अब विड्रॉ करना संभव है, क्योंकि मीडिया तो झंडा और परचम लेके निकल चुका है। अब उसको वो लौटाना इतना आसान नहीं है। जो सपोर्टर्स हैं इस रिजीम के, उनको लौटाना इतना आसान नहीं है। और मेरे ख्याल से अंतिम इसमें जो प्रहार हुआ, जिससे मुझे लगता है कि देश के अधिकांश देश चिंतित हैं, चाहे वो उन्होंने कुछ कहा है या नहीं कहा है, वो कोरोना की के कार्य में जिस तरह से हिंदुस्तान में सचमुच में टारगेटिंग हुई है, एक प्रोफाइलिंग की गई है। और वो प्रोफाइलिंग केवल मीडिया ने ही नहीं की, वो एक बहुत ही सांकेतिक भी नहीं बल्कि एक डायरेक्ट तरीके से, जैसा कई इंटरव्यूज में जो विभिन्न चैनल वायर वगैरह कर रहे हैं उसमें साफ कहा भी गया है कि वो भारत सरकार की जो रोज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें भी वो टिप्पणियां या वो मैसेजिंग या ठीक। वो अलग वो सब किया गया है। तो ये मुझे लगता है कि कहीं एक लाइन क्रॉस हुई है। अब इस लाइन से आप लौटेंगे कैसे,
एक आध कोशिश देश के प्रधानमंत्री ने की, उन्होंने लिंक्डइन अकाउंट पे कुछ लिखा, लेकिन वो नाकाफी लगता है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर और एम्बेसीज जो विदेश में है वो भी कुछ कह रही हैं, कर रही हैं, वो भी मुझे फिलहाल तो नाकाफी लगता है। तो ये एक नाजुक क्षण है भारत की विदेश की जो पूरी परिस्थितियां हैं उसको लेकर। 2004 का ही शुरू से बताइए, क्यों, तब क्या मुद्दा बना था, किस वजह से, तब देश में क्या घटनाएं हो रही थी, थोड़ा सा बैकग्राउंडर से बताओ। मैं आपको ये बताऊं कि यूएस ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने रिलीजियस फ्रीडम्स को हमेशा अपने एक पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी के महत्वपूर्ण औजार की तरह लिया है। वो कितना इसमें गंभीर रहा है उस पर बहुत विवाद है। उसमें बहुत सारे क्रिश्चियन बायसेस की बात की जाती रही है। उसमें बहुत सारे और, मतलब जैसे चाइना को लिवरेज करना है तो आप दलाई लामा की बात कर रहे हैं, तिब्बत की बात कर रहे हैं, आप अपने जो सपोर्टर कंट्रीज हैं उनको, उनमें जो रिलीजियस माइनॉरिटीज का प्रोसिक्यूशन है उसको आप इग्नोर कर रहे हैं, ये सब आरोप हैं। लेकिन यूएस अपनी तमाम और चीजों की तरह रिलीजन को भी फॉरेन पॉलिसी को लीवरेज करने के लिए बतौर बड़ा हथियार इस्तेमाल करता रहे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप वियतनाम में देख सकते हैं। पहले जो वियतनाम फ्रांस वॉर है, मतलब वियतनाम का, और उसके बाद जब से सीधे अमेरिका से जब वॉर है, नॉर्थ वियतनाम और अमेरिका कंट्रोल साउथ वियतनाम का, उन्होंने जिस आदमी को इंस्टॉल किया था वो क्रिश्चियन था, एक डोमिनेंटली बुद्धिस्ट कंट्री में, और उसको बहुत सारा सपोर्ट दिया। और जब वो पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स गया तो उसको उन्होंने वो स्वागत दिया जो दुनिया के कम ही लोगों को दिया है। और उसके पीछे उनकी पूरी योजना ये थी कि वो एक क्रिश्चियन आदमी है जो साउथ वियतनाम का प्रेसिडेंट था, वो हमेशा हमारी फॉरेन पॉलिसी एडवांस करेगा। 1998 आते आते इन्होंने इसको कोडिफाई किया एंड यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम बनाया, यूएससीआईआरएफ। सबसे बड़ी बात, ये एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कांग्रेस ने बनाई है और बाई पार्टीजन है। इसमें बाई रूल, मतलब नियमानुसार इसमें रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट दोनों रहने चाहिए, चाहे जो भी इनमें सरकार में चाहे जो भी हो, बहुमत में जो भी हो, लेकिन सीएसआईआरएफ में दोनों ही रहने चाहिए। सीएसआईआरएफ ने लंबे समय से 2000, अच्छा पहले इसका लिमिटेड समय था 7 साल का, फिर उसको वो लोग बढ़ाते रहे हैं। अंत में मतलब ओबामा ने इसका कार्यकाल बढ़ाया था और 2 चीजें जोड़ दी थी कि नॉन स्टेट जो एक्टर्स हैं अब उनको भी लिस्टिंग, उनको भी सूची में लाना ये शुरू किया गया। भारत पहली बार इस सूची में आया 2000 वाले दशक में, जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। सबसे पहली बार आया जब क्रिश्चियंस पे हमले शुरू हुए गुजरात में, अगर आपको याद हो, डांग जिले में, साबरकांठा में और तमाम जगहों में। और चूंकि एवरीथिंग सेड एंड डन, दुनिया की जो क्रिश्चियन लॉबी है बहुत डोमिनेंट है, और खासतौर पे अमेरिका में जो रिपब्लिकन पार्टी है उसका तो बेस ही ऑर्थोडॉक्स जो क्रिश्चियंस हैं, कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं, उनका तो बेस ही वही है। आप कभी देखें कि मतलब उनका जो प्रचार का होता है एंटी अबॉर्शनिज्म, उनका जो पूरा लाइन ऑफ आर्गुमेंट है वो बहुत डोमिनेंटली कैथोलिक क्रिश्चियन लाइन है। तो पहली बार था जब भारत रडार में आया। अभी सीपीसी मींस कंट्रीज ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न, वो देश जिन पे गहरी चिंता है। 2004 में वो पहली बार आया था और उसके बाद दोबारा अब पहली बार आया है। ठीक, अच्छा, सीपीसी का मतलब जब भी होता है तो जो अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, जो हमारे गृह मंत्रालय जैसा है, उसको फिर अगर सीएसआईआरएफ ने रेकमेंड कर दिया कि ये कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न है, तो उसको आपको लिस्टेड करना पड़ता है। ठीक, मतलब अमेरिकन जो स्टेट डिपार्टमेंट का जो उद्घोषणाएं हैं, जो गैजेट है, फिर उसमें आप जाएंगे कि आप एक कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न है। इसको लेके बहुत सारे सैंक्शंस हैं जो उनको लगाने चाहिए और जो वो लगाते रहे हैं, लेकिन अभी तक मतलब एक अच्छी बात थी कि इन सैंक्शंस को इन्फोर्स नहीं किया जाता था। मैं फिर से बोल रहा हूं कि जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो बहुत कंटेस्टेड चीज है और उसमें बहुत कुछ लीवरेज के लिए भी होता है। ठीक, तो अगर ये भारत को, जब इन्होंने, अगर आप इसको ऐसे कहें कि अगर ओबामा के समय में भारत को सीपीसी में डाला जाता तो चिंता की कोई बात नहीं थी। ठीक, क्योंकि वो क्या करते हैं कि वो पहले आपको डालते हैं, स्टेट जो डिपार्टमेंट है वो आपको लिस्ट करता है और आपके ऊपर प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। फिर अमेरिका के पास एक दूसरा हथियार है जिसको वो नेशनल सिक्योरिटी कहता है।
फिर वो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे आपको वेबर दे देता है। ठीक। तो पाकिस्तान और चीन लगभग लगातार सीपीसी रहे बिना रुके। अच्छा। पाकिस्तान और चीन लगातार पूरे समय, एक आध साल बाहर हो गए हो तो मतलब छोड़ दिया जाए, पिछले साल भी चीन और पाकिस्तान दोनों थे। तो अमेरिका में मतलब पाकिस्तान सीपीसी भी है, चीन सीपीसी भी है, कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न भी है। अमेरिका उससे व्यापार भी करता जा रहा है। कैसे कर रहा है? तो वो होता है नेशनल सिक्योरिटी वेबर। ठीक। ये जो अभी इधर आते हैं कि ये जो अभी फैसला हुआ है, इसका तुम्हारे हिसाब से क्या फर्क पड़ने वाला है भारत के रिश्तों में ट्रंप के काल में? ट्रंप के काल में सबसे बड़ा मैं आपको ये बताऊं कि मुझे नहीं लगता कि इस बात को आप केवल CIRF और कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न के संदर्भ में देख सकते हैं। आपको इसे देखना चाहिए ट्रंप की एक लॉन्ग टर्म जो मतलब जो चेंजेस वो ला रहे हैं यूएस पॉलिसी में। जैसे पहले मुस्लिम बैन की मतलब वो जो मुस्लिम कंट्रीज से लोग आ रहे हैं उन पे पूरा बैन, उसके बाद जो वॉल है, और उसके बाद जो हाई स्किल इमिग्रेंट्स हैं जिसमें सबसे बड़ा तबका भारत से जाता है। ठीक। मतलब हर साल जो H1B वीजा मिलता है उसमें सबसे बड़ा मतलब 1 लाख से लेकर के 2 लाख के बीच केवल भारतीय प्रोफेशनल हर साल अमेरिका जाते हैं। और उनको अभी ट्रंप की जो रणनीति है वो इसे पूरी तरह से बंद करने की। अच्छा। अभी आप देखें कि कोरोना का बहाना लेके उन्होंने सारे के सारे इमिग्रेशन पे वक्ती प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक। ये पता नहीं मतलब आप लोगों को पता चला होगा कि अब आप मतलब अगर आपको वीजा मिला भी हुआ है, H1B वीजा है भी, ग्रीन कार्ड आपको मिल भी गया है, तो भी आप यूएस नहीं जा सकते हैं, और वो अभी इंडेफिनिट है। इसके पहले भी उन्होंने H1B वीजा में भारी कटौती की थी, और जिसकी सबसे बड़ी शिकार इन्फोसिस और विप्रो हुए थे। अगर आपको याद हो 56% उनके वीजा जो इश्यू किए थे वो भी रिवोक कर लिए थे। तो ये जो इस बार पार्टिकुलर कंसर्न डाला है, अगर मैं आपको यहाँ पे एक और बताऊं, एक संस्था है हेरिटेज फाउंडेशन। ये रिपब्लिकन पार्टी का थिंक टैंक है। ठीक। और ये रिपब्लिकन पार्टी की जो पूरी की, जैसे विवेकानंद फाउंडेशन अपने यहाँ है, आप इसको अमेरिका के संदर्भ में वैसा देखें कि ये थिंक टैंक कहने भर को है, वो बेसिकली रिपब्लिकन पार्टी की पॉलिसी मेकिंग का बहुत बड़ा हथियार। और ये अभी इसने दिसंबर 2019 में एक शोध पत्र जारी किया कि अब USCIRF को जो रिकमेंडेशंस हैं, अगर आप सीपीसी में डाल रहे हैं तो उन कंट्रीज पे आपको इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने चाहिए। जो बहुत इमीडिएट कंसर्न के हैं वो फॉरेन पॉलिसी के स्तर पे हैं कि हमको फिर पाकिस्तान के साथ जो लीवरेज मिलता था दुनिया भर में वो हमारा खत्म हो रहा है। नॉर्थ कोरिया के साथ एक लिस्ट में होना, पाकिस्तान के साथ एक लिस्ट में होना, जिनको दुनिया फेल्ड स्टेट मानती है। आप अगर अमेरिकन रिपब्लिकन पार्टी के ही थिंक टैंक के हेरिटेज फाउंडेशन के ही पाकिस्तान पर लेख देखिए तो आपको बार बार एक बात सुनाई पड़ेगी कि हमारी मजबूरी है पाकिस्तान को जिंदा रखना, वो डिस्पाइट बीइंग अ फेल्ड स्टेट, क्योंकि अफगानिस्तान में हम फंसे हुए हैं और उसकी सीमा ईरान से लगती है। या नॉर्थ कोरिया के बारे में अगर उसी लिस्ट में हम भी हैं तो इसका जो हमारे लिए डिप्लोमेटिक स्नब जिसको बोलते हैं दुनिया भर में कि हमारी जो स्थिति है वो बहुत कमजोर होती है। और जब स्थिति कमजोर होती है तो लोग छूट लेते हैं। मैंने फिर से कहा कि इसको सिर्फ ऐसे देखे जाने की जरूरत नहीं है कि अमेरिका कोई बहुत धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर गंभीर है। सऊदी अरेबिया इस लिस्ट में है, रहा है, और सऊदी अरेबिया उनका सबसे ट्रस्टेड एलाई भी है। लेकिन वो ट्रस्टेड एलाई है तो वो कैसे, आप देख रहे हैं कि इराक के लिए हमले के लिए उसको अपने हवाई अड्डे देने पड़ते हैं। तो अगर उस तरह से भारत को एक एलाई बनाना, और वो भी एलाई नहीं पिछलग्गू कहिए, मतलब जो कि भारत कभी नहीं रहा है, नाम देशों में मतलब का नेता से रह के, इसके जो असर पड़ेंगे कि भारत की जो हथियार की डील्स हैं कि हम अपने देशों पे जो हमारे साथ वाले देश हैं हमने उनको प्रतिबंध लगा दिया कि आप भारत को हथियार नहीं बेचेंगे, या भारत को आप हथियार बेचेंगे तो आप फायदे लेके बेचेंगे कि हम आपके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाते जाएंगे और आपको हम बोलेंगे कि इंपोर्ट ड्यूटी कम करते जाइए। तो ये जो दूसरा है कि डिप्लोमेटिक स्तर पे बहुत बुरे प्रभाव पड़ेंगे। यूरोपियन कमीशन जो है वो तुरंत इसका संज्ञान लेगा। रूस से जो हमारे रिश्ते हैं उन पे भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर हमको उधर से वो बेसिकली गनबोट डिप्लोमेसी ये अब रिलीजियस डिप्लोमेसी के साथ की जा रही है। ठीक है समर, थैंक यू। एकदम अर्जेंट कॉल पे तुमने और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया भाई, वेरी इंप्रेसिव। थैंक यू समर। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे
नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।